हेलो एवरीवन। आज हम अपने एफएमटी के नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है एटॉप्सी प्रोसीजर। सबसे पहले जानते हैं एटॉप्सी का मतलब क्या होता है। एटॉप्सी को हम ऑल्सो नोन एज पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन या नेक्रोप्सी भी कहते हैं या थैनेटॉप्सी भी कहते हैं या सेक्शियो कैडेवरिस भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्रो मतलब डेड, ऑप्सी मतलब स्टडी, तो इसमें डेड बॉडी की स्टडी करते हैं, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन वगैरह। ठीक है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, मतलब कौन परफॉर्म कर सकता है इसको। MBBS डॉक्टर मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ एटॉप्सी की। तो कितने टाइप की एटॉप्सी होती है। पहला है मेडिको लीगल एटॉप्सी जो कि मोस्ट कॉमन होती है। सेकंड है क्लिनिकल या पैथोलॉजिकल एटॉप्सी। तीसरा है वर्चुअल एटॉप्सी या तीसरा है वर्चुअल एटॉप्सी या विस्टॉप्सी बोलते हैं इसको। चौथा है एंडोस्कोपिक एटॉप्सी या की होल बोलते हैं। पांचवा है नीडल एटॉप्सी। छठा है साइकोलॉजिकल एटॉप्सी। सातवां है वर्बल एटॉप्सी। आठवां है ऑब्सक्योर एटॉप्सी और नौवां है नेगेटिव एटॉप्सी। फिर बात करते हैं सबसे पहले मेडिको लीगल एटॉप्सी और क्लिनिकल या पैथोलॉजिकल एटॉप्सी में क्या डिफरेंस है। सबसे मोस्ट कॉमन इंडिया में मेडिको लीगल एटॉप्सी होती है और वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर क्लिनिकल या पैथोलॉजिकल एटॉप्सी मोस्ट कॉमन होती है। इंडिकेशंस क्या है, मतलब कब यूज़ करते हैं मेडिको लीगल एटॉप्सी को। अननेचुरल डेथ में, जैसे कि एक्सीडेंट, सुसाइड, होमिसाइड या कोई सस्पिशियस डेथ हो गई तो उस केस में हम मेडिको लीगल एटॉप्सी करते हैं। लेकिन अगर नेचुरल डेथ हो जाए तो उसमें हम क्लिनिकल एटॉप्सी करते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब मेन एम क्या है इसका। टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडी, चाहे वो डिकम्पोज हो या मल्टीलेटेड हो या ब्लंट हो, उसको डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करना सबसे पहले। और क्या है, कॉज ऑफ डेथ को जानना, किस वजह से उसकी डेथ हुई है। तीसरा मैनर ऑफ डेथ को जानना, मतलब नेचुरल है कि अननेचुरल है। चौथा इंजरीज को जानना, मतलब डॉक्यूमेंट कैरेक्टर एंड टाइप ऑफ इंजरी को जानना। पांचवा वेपन या पॉइजन जिससे कि डेथ हुई है, रिस्पॉन्सिबल है डेथ के लिए। छठा फीटस अगर लाइव बर्थ है या डेड बॉर्न है, इसको पता करने के लिए। या एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, कलेक्ट, प्रिजर्व एंड फॉरवर्ड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्रेजेंट इन द कोर्ट। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं मेडिको लीगल एटॉप्सी के। और क्लिनिकल एटॉप्सी के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डेथ। ठीक है। ऑथराइजेशन की बात करें तो मेडिको लीगल एटॉप्सी कौन करता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। पुलिस और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट थ्रू द रिक्वेजिशन लेटर, मतलब रिलेटिव कंसेंट नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर ऑथराइज कौन होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और वो पुलिस या मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के तौर पर करता है। ठीक है। इंक्वेस्ट मतलब क्या होता है, कंडक्ट करना क्वेरी को, और यहाँ पर रिलेटिव की कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है। वहीं अगर बात करें क्लिनिकल एटॉप्सी की तो इसमें रिलेटिव्स के कंसेंट लेना इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर हम कंप्लीट एटॉप्सी करते हैं, ऑल द 3 प्राइमरी कैविटीज़, क्रेनियल, थोरेसिक और एब्डोमिनल। वहीं क्लिनिकल की बात करें तो यहाँ पर हम पार्शियल एटॉप्सी करते हैं, एग्जामिन करते हैं एग्जामिन द कैविटी विद सस्पेक्टेड पैथोलॉजी, मतलब जिस कैविटी में इंजरी होगी केवल उसी कैविटी को हम एटॉप्सी करेंगे उस कैविटी की, बाकी और बॉडी कैविटी को नहीं एटॉप्सी करेंगे उसकी। जबकि मेडिको लीगल में कंप्लीट एटॉप्सी करते हैं। फिर एटॉप्सी के बाद बॉडी हैंडओवर किसको करते हैं, मेडिको लीगल में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देते हैं और क्लिनिकल में रिलेटिव्स को देते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं वर्चुअल एटॉप्सी की। वर्चुअल एटॉप्सी की बात करें तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, यहाँ पर हम कंप्लीट इमेजिंग करते हैं बॉडी की, जैसे कि CT स्कैन, MRI, 3D ऑप्टिकल मेजरिंग टेक्निक से पूरी बॉडी की कंप्लीट इमेजिंग करते हैं। और ये मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक होता है, ऑन सस्पेंशन, कैन बी फॉलोड बाय इंटरवेंशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू एक्सेस द स्टेटस या टू एक्सेस द डिसीज़ या एनी इंजरी इन द बॉडी, मतलब किसी इंजरी को या डिसीज़ को देखना उसके बॉडी में। इसके डिसएडवांटेज क्या है, ओनली स्ट्रक्चरल लीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड, केवल स्ट्रक्चरल लीजन्स हमें आइडेंटिफाई होंगे। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा है एंडोस्कोपिक एटॉप्सी या की होल एटॉप्सी भी बोलते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, इसमें इंटरनल ऑर्गन्स को हम देखते हैं थ्रू द एंडोस्कोप या लैपेरोस्कोप। ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स देखते हैं थ्रू द एंडोस्कोप या लैपेरोस्कोप। एडवांटेज क्या है, बॉडी रिमेन्स इंटैक्ट, और ये रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच होता है, मतलब यहाँ पर बॉडी से छेड़छाड़ नहीं होती, बॉडी इंटैक्ट रहती है और इंटरनल ऑर्गन्स को हम एंडोस्कोप या लैप्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। ठीक है।
जैसे पेप्टिक अल्सर की बात करें तो अगर किसी को पेप्टिक अल्सर हो जाए तो उसमें हम एंडोस्कोपी करते हैं कि लोकेशन ऑफ अल्सर को जानने के लिए, ठीक है। फिर पांचवा है नीडल एटॉप्सी। इसमें मल्टीपल टिश्यू सैंपल्स हम लेते हैं थ्रू दी बायोप्सी नीडल और फिर उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। मल्टीपल टिश्यू सैंपल लेते हैं थ्रू बायोप्सी नीडल, फिर उसको एनालाइज करते हैं। फिर छठा है साइकोलॉजिकल एटॉप्सी। इसका इंडिकेशन मतलब यूजेस क्या होते हैं, अगर डाउट हो रिगार्डिंग द मैनर ऑफ डेथ, मतलब किस तरह से डेथ हुई उसमें अगर डाउट हो तो उसे जानने के लिए हम साइकोलॉजिकल एटॉप्सी करते हैं टू कन्फर्म दी सुसाइडल डेथ, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू एक्सेस द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द डिसीज्ड बिफोर डेथ, मतलब कितना जो इस माइंड था, स्टेट ऑफ माइंड, वो कितना कम हो गया डेथ से पहले। इसका ऑब्जेक्टिव मेन यही होता है, एक्सेस करना। अब प्रोसीजर क्या होता है, इसमें हम फैमिली के और फ्रेंड्स के और रिलेटिव्स के इंटरव्यू लेते हैं, मतलब पूछताछ करते हैं उनसे और उसके अकॉर्डिंग फिर रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल एटॉप्सी हम क्यों करते हैं, इसका यूजेस क्या है, व्हेन डाउट रिगार्डिंग द मैनर ऑफ डेथ और टू कन्फर्म दी सुसाइडल डेथ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू एक्सेस द स्टेट ऑफ माइंड डिसीज्ड बिफोर डेथ, मतलब मरने से पहले जो स्टेट ऑफ माइंड था कितना कम हुआ उसको जानने के लिए। प्रोसीजर क्या होता है, इंटरव्यू करते हैं, पूछताछ करते हैं फैमिली से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, ठीक है। फिर अगला है वर्बल एटॉप्सी। वर्बल एटॉप्सी का जो इंडिकेशंस क्या होता है, स्टैटिस्टिकल पर्पस या रिसर्च पर्पस के लिए, और ये उतना एक्यूरेट नहीं होता है। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। प्रोसीजर क्या होता है, डाटा कलेक्टेड बाय क्वालिफाइड पीपल, स्ट्रक्चर इंटरव्यू, यहाँ पर भी इंटरव्यू लेते हैं फैमिली रिलेटिव्स का, ठीक है। फिर अगला बात करते हैं ऑब्सक्योर एटॉप्सी। ऑब्सक्योर एटॉप्सी में क्या होता है, ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनेशन। ऑब्सक्योर एटॉप्सी में जो फाइंडिंग्स होती है वो उतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती या फिर मिनिमल होती है, ठीक है, नॉट सिग्निफिकेंट या फिर मिनिमल एटॉप्सी। वहीं नेगेटिव की बात करें तो इसमें कोई फाइंडिंग्स नहीं होती, चाहे एक्सटर्नल फाइंडिंग चाहे इंटरनल फाइंडिंग, कोई फाइंडिंग नहीं होती यहाँ पर। लैब टेस्ट और हिस्ट्री की बात करें तो ऑब्सक्योर एटॉप्सी में ये रिजल्ट प्रोवाइड करता है, वहीं नेगेटिव एटॉप्सी कोई रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता है। ओपिनियन ऑन द कॉज ऑफ डेथ की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव ओपिनियन होता है। एग्जाम्पल जैसे वेगल इनहिबिशन ऑफ द हार्ट, एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है, जैसे वेगल इनहिबिशन ऑफ हार्ट, स्टेटस एपिलेप्टिकस, पैरोक्सिस्मल फिब्रिलेशन, यूरेमिया, डायबिटीज़। इन सब में क्या होता है कि जो अगर हम इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें बहुत ही मिनिमल फाइंडिंग्स मिलती है या फिर नहीं मिलती है। लेकिन नेगेटिव एटॉप्सी में क्या होता है कि 2 to 5% ऑफ ऑल एटॉप्सीज़, और यहाँ पर जो कॉज ऑफ डेथ होता है उसका नेगेटिव ओपिनियन मिलता है। यहाँ पर कोई फाइंडिंग्स नहीं मिलती, ना ही कोई लैब टेस्टिंग करने पर कोई रिजल्ट मिलता है, पूरा मतलब व्यर्थ है एक तरह से, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जैसा कि हम लोग को पता है कि कौन करता है, पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ये मेनली इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया में कौन करता है आइडेंटिफिकेशन, पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। फिर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं किस लिए करते हैं, टू आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इंजरीज, आइडेंटिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इंजरीज। फिर बात करते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इंजरीज। और पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स हमें क्या क्या मिलती हैं इसमें, टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ डेथ, मतलब जो पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स मिलती हैं इससे हम टाइम ऑफ डेथ को डिटरमाइन करते हैं। इंटरनल एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले कैविटी कौन सी डाइसेक्ट होती है, ये चॉइस ऑफ एटॉप्सी सर्जन, मतलब डिपेंड करता है कि क्या एटॉप्सी सर्जन की चॉइस है। लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन कैविटी कौन सी डाइसेक्ट होती है सबसे पहले, थोरैसिक कैविटी। कौन सी कैविटी, थोरैसिक कैविटी। इस पर भी क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट कैविटी कौन सी डाइसेक्ट की जाती है, ये डिपेंड करता है चॉइस ऑफ द एटॉप्सी सर्जन पे, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, थोरैसिक कैविटी। रूल्स की बात करें तो सबसे पहले कैविटी मतलब कौन सी डाइसेक्ट करती है, डिफरेंट केसेस में। अगर पॉइजनिंग का केस है तो इसमें सबसे फर्स्ट कैविटी कौन सी डाइसेक्ट की जाती है, क्रेनियल कैविटी। क्यों, क्योंकि ऑब्जर्व करने पर हमें डिटेक्ट करते हैं स्मेल ऑफ पॉइजन को। जैसे अगर साइनाइड है तो साइनाइड में बिटर आलमंड स्मेल जो है निकलती है और वो क्रेनियल कैविटी में डिटेक्ट होती है, ठीक है। और अगर हेड इंजरी हो जाए तो उसके लिए फर्स्ट कैविटी क्रेनियल कैविटी को डाइसेक्ट करते हैं। फिर बात करते हैं अगर एस्फिक्सियल डेथ हो जाए तो उसके लिए सबसे फर्स्ट कैविटी क्रेनियल। ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, यहाँ पर ब्लडलेस डाइसेक्शन करते हैं, ब्लडलेस डाइसेक्शन। ब्लडलेस डाइसेक्शन का मतलब क्या होता है,
देखो, सबसे पहले हम क्रेनियल कैविटी को ओपन करते हैं, फिर थोरेसिक कैविटी को ओपन करते हैं, फिर एब्डोमिनल कैविटी को ओपन करते हैं, उसके बाद लास्ट में नेक को ओपन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? टू अवॉइड प्रिंसलोस गॉर्डन आर्टिफैक्ट। प्रिंसलोस गॉर्डन आर्टिफैक्ट क्या होता है? मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्स्ट्रा वेसेटेड ब्लड इन द नेक एट द डाइसेक्शन एज अ मिमिक ऑफ एस्फिक्सियल डेथ। मतलब कि जब अगर हम नेक को पहले डाइसेक्ट कर लेंगे तो उसमें से क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा वेसेटेड ब्लड है वो बाहर निकलेगा, ठीक है, एट द डाइसेक्शन, और ये मिमिक करेगा एज अ एस्फिक्सियल डेथ। इसलिए हम नेक को हमेशा लास्ट में डाइसेक्ट करते हैं, जिससे कि सारा ब्लड जो है पहले ख़त्म निकल जाए, फिर उसके बाद लास्ट में नेक को डाइसेक्ट करते हैं। फिर बात करते हैं ना न्यू बॉर्न्स। न्यू बॉर्न्स में सबसे फर्स्ट कैविटी कौन सी डाइसेक्ट करते हैं? एब्डोमेन को, डोम ऑफ द डायफ्राम। लेवल ऑफ डायफ्राम जो है यहाँ पर हम देखते हैं, अगर लाइव बॉर्न है तो लेवल ऑफ डायफ्राम कितना होगा? 6 to 7 रिब। लेकिन अगर डेड बॉर्न है तो लेवल ऑफ डायफ्राम कितना होगा? 3rd to 4th रिब। तो यहाँ पर हम एब्डोमेन को डाइसेक्ट करके देखते हैं डायफ्राम के लेवल को, ठीक है। फिर बात करते हैं न्यूमोथोरैक्स की, मतलब एयर इन द प्लूरल कैविटी। तो इसके लिए थोरैक्स कैविटी को डाइसेक्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? ओपन करते हैं स्किन फ्लैप को, मतलब स्किन की लेयर को हटाते हैं, फिर पोर करते हैं वाटर इन द पॉकेट, ठीक है, उस जो पॉकेट बना उसमें हम वाटर को पोर कर देते हैं। फिर पंक्चर करते हैं इंटरकोस्टल स्पेस एंड प्लूरा विद द नाइफ, ठीक है। फिर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? बबल्स इन द वाटर। अगर बबल्स हमें देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब एयर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं एयर एम्बोलिज्म की, ठीक है। इसमें सबसे मोस्ट कॉमन वीनस एम्बोलिज्म होता है। तो इसमें कौन सी कैविटी को सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं? थोरेसिक कैविटी। और इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले स्टर्नम को ओपन करते हैं, फिर इंसाइज करते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन को, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में इंसीजन करते हैं, और फिर पेरिकार्डियल कैविटी को फिल कर देते हैं वाटर से। फिर पंक्चर करते हैं वेंट्रिकल्स को, और उसमें हम देखते हैं बबल्स अपीयरेंस हो रहा है अगर, तो एयर प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। और इसमें एक और टेस्ट होता है, पायरोगेलॉल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? पायरोगेलॉल टेस्ट। इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या लेते हैं? सिरिंज, जो कि वाइड बोर नीडल होता है, और उसमें 2% पायरोगेलॉल सॉल्यूशन और NaOH को ऐड करते हैं। सबसे पहले हमने सिरिंज लिया और उसमें 2% पायरोगेलॉल को NaOH के साथ ऐड किया पहले, फिर उसे इंसर्ट करते हैं वेंट्रिकल में और वहाँ से एस्पिरेट कलेक्ट करते हैं। अगर एस्पिरेट में एयर प्रेजेंट होगी तो वो मिक्स हो जाएगी विद द पायरोगेलॉल, और कौन सा कलर देगी? ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बनेगा, ब्राउन कलर। तो इसका मतलब पॉजिटिव टेस्ट है, ठीक है। क्या होता है पायरोगेलॉल टेस्ट? सबसे पहले हम सिरिंज लेते हैं वाइड बोर नीडल की, और उसमें 2% पायरोगेलॉल सॉल्यूशन और NaOH को ऐड करते हैं। फिर उसी सिरिंज को हम इंसर्ट करते हैं वेंट्रिकल में और वहाँ से एस्पिरेट कलेक्ट करते हैं। अगर उस एस्पिरेट में एयर प्रेजेंट होगी तो वो पायरोगेलॉल सॉल्यूशन के साथ मिक्स करके ब्राउन कलर देगी। अगर ब्राउन कलर आ गया तो इसका मतलब पॉजिटिव टेस्ट है, ठीक है। फिर सिस्टमिक की बात करें, सिस्टमिक डेथ की, तो इसमें सबसे पहले कौन सी कैविटी डाइसेक्ट करते हैं? क्रेनियल कैविटी। और इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इंस्पेक्ट द इंट्राक्रेनियल वेसल्स फॉर एयर बबल, ठीक है। नोट इन द पॉइजनिंग, पॉइजनिंग में क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी में हैव गैसेस ड्यू टू डिकम्पोजिशन डिस्टर्ब द स्मेल ऑफ पॉइजन, इसलिए इसको सबसे पहले ओपन नहीं करते हैं। देखो यहाँ पर हमने देखा था ऊपर, पॉइजनिंग के केस में हम क्रेनियल कैविटी को डाइसेक्ट कर रहे थे। इस पर क्वेश्चन बनता है क्यों? क्योंकि टू डिटेक्ट द स्मेल ऑफ पॉइजन, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई अगर आदमी पॉइजन खाया है तो सबसे पहले हमें एब्डोमेन को डाइसेक्ट करना चाहिए था, बट हम क्रेनियल कैविटी को डाइसेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी में गैसेस होती हैं ड्यू टू डिकम्पोजिशन, गैसेस पहले से डिपॉजिट है, तो वो क्या करती हैं? स्मेल ऑफ पॉइजन को डिस्टर्ब कर देती हैं। इस वजह से हम सबसे पहले एब्डोमिनल कैविटी को डाइसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंसीजन की। इंसीजन जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि हम कट लगाते हैं बॉडी पे और ओपन करते हैं बॉडी को उसमें स्टडी के लिए। तो डिफरेंट टाइप्स के इंसीजन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी वाला इंसीजन हमारी साइड क्या होती है? ऑन दी एक्सटर्नल स्किन। सेकेंडरी इंसीजन की साइड क्या होती है? स्कल वॉल्ट, रिब्स और स्टर्नम। टर्शरी इंसीजन की साइड क्या होती है? ऑन दी सीरस मेम्ब्रेन। और क्वाटरनरी इंसीजन की साइड क्या होती है? ऑन इंडिविजुअल ऑर्गन्स, ठीक है।
फिर आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी स्किन इंसीजन की बात करें तो प्राइमरी इंसीजन जो होता है कई टाइप के होते हैं। पहला है आई इंसीजन। आई इंसीजन में क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये एक तरह का सेंट्रल मिड लाइन वर्टिकल इंसीजन होता है और इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कहाँ से होता है, इसको हम चिन से स्टार्ट करते हैं और नीचे ले आते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस तक, और अम्बलिकस को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि अम्बलिकस जो होता है वो एक तरह का साइकेट्रिकल टिश्यू होता है जिसको सूचर करना डिफ़िकल्ट होता है काफ़ी। इस वजह से हम अम्बलिकल को अवॉइड करते हैं, चिन से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक कट करते हैं। इसको बोलते हैं सेंट्रल मिड लाइन वर्टिकल इंसीजन। और एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ये सबसे मोस्ट कॉमन इंसीजन होता है और इजी होता है, और सिंगल इंसीजन टू ओपन द नेक, थोरैक्स और एब्डोमेन। मतलब यहाँ पर केवल सिंगल इंसीजन करना पड़ता है जिससे हम नेक को भी ओपन कर सकते हैं, थोरैक्स को भी और एब्डोमेन को भी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा है वाई इंसीजन। कौन सा इंसीजन, वाई इंसीजन। इसमें क्या होता है, हम यहाँ पर वाई शेप का इंसीजन बनाते हैं और इसका जो वाई शेप है इसको कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस से लेते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस से दोनों तरफ, और बाईलैटरल एक्सटेंशन बिलो द ब्रेस्ट मतलब ब्रेस्ट के बिलो से और एक्रोमियन प्रोसेस से तक लेते हैं। ठीक है, और ये है जिफॉइड प्रोसेस। फिर वहाँ से वर्टिकल इंसीजन लेते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस तक। तो वाई इंसीजन में हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, बिटवीन द टू एक्रोमियन प्रोसेस, बाईलैटरल एक्सटेंशन बिलो द ब्रेस्ट, और यहाँ पर जिफॉइड प्रोसेस भी इंक्लूड हो जाता है। फिर जिफॉइड प्रोसेस के बिलो से हम वर्टिकल इंसीजन लगाते हैं, कहाँ तक, प्यूबिक सिम्फाइसिस तक। तो ये हो गया हमारा वाई शेप का इंसीजन। और इसका एडवांटेज क्या होता है, कॉस्मेटिक पर्पस के लिए, स्पेशली फीमेल्स करवाती हैं। ठीक है, तो वाई इंसीजन कहाँ से कहाँ तक है, बिटवीन द टू एक्रोमियन प्रोसेस, बाय और बिलो दी ब्रेस्ट, और जिफाइड प्रोसेस भी इंक्लूड है, और जिफाइड प्रोसेस से हम फिर वर्टिकल इंसीजन लगाते हैं, कहाँ तक, प्यूबिक सिम्फाइसिस तक। और इसमें ये अंडरस्टूड है कि अम्बलिकस को अवॉइड करते हैं। ठीक है, फिर तीसरा आ गया। तीसरा कौन सा है, मॉडिफाइड वाई इंसीजन। मॉडिफाइड वाई इंसीजन में कहाँ से कहाँ तक लेते हैं हम, बिटवीन द टू मैस्टॉइड प्रोसेस, दो मैस्टॉइड प्रोसेस के बीच में हम लेते हैं, दोनों के मतलब दोनों के मैस्टॉइड प्रोसेस से लाइन इंसीजन करते हैं, और फिर सुप्रा एक्सटर्नल नॉच तक, वहाँ से फिर वर्टिकल इंसीजन करते हैं, कहाँ तक, प्यूबिक सिम्फाइसिस तक। तो मॉडिफाइड वाई में क्या करते हैं, बिटवीन टू मैस्टॉइड प्रोसेस, फिर सुप्रा एक्सटर्नल नॉच को भी इंक्लूड करते हैं, और वहाँ से फिर हम वर्टिकल इंसीजन करते हैं, कहाँ तक, प्यूबिक सिम्फाइसिस तक। और इसका एडवांटेज क्या होता है, डिटेल्ड नेक एग्जामिनेशन के लिए इन एस्फिक्सियल डेप्थ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। टी इंसीजन या बकेट हैंडल। ठीक है, टी इंसीजन या इसको बकेट हैंडल भी बोलते हैं। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि बकेट हैंडल किस टाइप के इंसीजन को बोलते हैं, टी इंसीजन को। और इसको हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस, बिटवीन द टू एक्रोमियन प्रोसेस से इंसीजन करते हैं। फिर बाईलैटरल अलोंग द सब क्लेविकुलर लाइन, मतलब एक्रोमियन प्रोसेस तो देखो यहाँ पर भी ले रहे थे वाई वाले में और टी में भी ले रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हम बाईलैटरल एक्सटेंशन ले रहे थे बिलो द ब्रेस्ट, बट यहाँ पर क्या है, बाईलैटरल अलोंग द सब क्लेविकुलर लाइन, ये सब क्लेविकुलर लाइन के अलोंग है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम यहाँ वर्टिकल इंसीजन करते हैं फ्रॉम द मिड पॉइंट और प्यूबिक सिम्फाइसिस तक करते हैं। ठीक है, मतलब कि देखो दो एक्रोमियन प्रोसेस से लेते हैं, दोनों के बीच में इंसीजन करते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कहाँ पर होती है, बाईलैटरल अलोंग द सब क्लेविकुलर लाइन, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ठीक है, और फिर उसको फिर वर्टिकल इंसीजन करते हैं यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक, प्यूबिक सिम्फाइसिस तक। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्स इंसीजन की बात करें तो एक्स इंसीजन जो है हम पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी में करते हैं, एक्स शेप का इंसीजन होता है। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी पे एक्स शेप का इंसीजन करते हैं इस तरह। और ये एडवांटेज क्या होता है, कस्टोडियल डेथ में करते हैं, ड्यू टू टॉर्चर, और एक्सेस करते हैं डीपर इंजरीज़ को, जैसे ब्रूस या इंटरनल कोई इंजरी हो तो उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट कौन सा है, इन्वर्टेड वाई इंसीजन। इन्वर्टेड वाई इंसीजन में क्या होता है, हम चिन से लेकर इंसीजन कर स्टार्ट करते हैं, और फिर उसके बाद ये अम्बलिकस से हम बाईलैटरल बाईफर्केशन कर देते हैं।
बाईफर्केशन करके फिर इंसीजन करते हैं कहाँ तक, मिड इंग्वाइनल पॉइंट तक। चिन से स्टार्ट करते हैं इंसीजन करना, फिर अम्बलिकस के लेवल पे बाईलेटरल बाईफर्केशन होता है और कहाँ तक इंसीजन करते हैं, मिड इंग्वाइनल पॉइंट तक। और एडवांटेज क्या होता है कि न्यू बॉर्न को एग्जामिन करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए। सबसे पहला था अपना आई इंसीजन। आई इंसीजन जो होता है वो सेंट्रल मिड लाइन वर्टिकल इंसीजन था। इसको हम चिन से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक करते थे और अम्बलिकस को अवॉइड करते थे, क्योंकि अम्बलिकस एक तरह का साइकेट्रिशियल टिश्यू होता है जिसको डिफ़िकल्टी होती है सूचर करने में। और इसका एडवांटेज क्या है कि सबसे मोस्ट कॉमन है, इजी है और सिंगल इंसीजन से हमें नेक, थोरैक्स और एब्डोमेन तीनों कैविटी जो है ओपन हो जाती है। फिर बात करते हैं वाई इंसीजन की। तो वाई इंसीजन कहाँ तक था, बिटवीन टू एक्रोमियन प्रोसेस, और जो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बाईलेटरल एक्सटेंशन बिलो द ब्रेस्ट है। और फिर सिफॉइड प्रोसेस से हम वर्टिकल लाइन को इंसेक्ट करते हैं, ठीक है, और कहाँ तक, प्यूबिक सिम्फाइसिस तक। यहाँ से वर्टिकल लाइन स्टार्ट है, ये जिफॉइड प्रोसेस है। और इसका मेन एडवांटेज क्या होता है, कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए स्पेशली फीमेल्स करवाती हैं। फिर तीसरा है मॉडिफाइड वाई इंसीजन। ये किसके पॉइंट के बिटवीन होता है, बिटवीन टू मैस्टॉइड प्रोसेस, और सुपर एक्सटर्नल नॉच से हम वर्टिकल इंसीजन खींचते हैं और कहाँ तक, प्यूबिक सिम्फाइसिस तक। और इसका एडवांटेज क्या होता है, डिटेल्ड नेक एग्जामिनेशन। फिर चौथा है टी इंसीजन या बकेट हैंडल। ये बिटवीन टू एक्रोमियन प्रोसेस होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो बाईलेटरल अलॉन्ग दी सब क्लेविकुलर लाइन होती है। ठीक है, फिर बात करते और ये फिर उसके बाद ये वर्टिकल पॉइंट जो होता है, वर्टिकली मिड पॉइंट्स होता है इसके, और कहाँ तक, प्यूबिक सिम्फाइसिस तक। ठीक है, फिर एक्स इंसीजन की बात करें तो एक्स इंसीजन हम पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी पे करते हैं। एक्स शेप का इंसीजन होता है, किस लिए करते हैं, कस्टोडियल डेथ के लिए, जैसे ड्यू टू टॉर्चर, और एक्सेस करने के लिए डीपर इंजरीज को, जैसे ब्रूज हो गया या इंटरनल कोई इंजरी हो गई। फिर सबसे लास्ट आता है इन्वर्टेड वाई शेप का इंसीजन। ये हम किस लिए करते हैं, इन न्यूबॉर्न्स। और इसमें कैसे इंसीजन करते हैं, चिन से लेकर पहले अम्बलिकस तक जाते हैं, फिर अम्बलिकस से बाईलेटरल बाईफर्केशन हो जाता है और मिड इंग्वाइनल पॉइंट तक इंसीजन करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के इंसीजन्स हो गए। अब बात करते हैं ऑर्गन एग्जामिनेशन की। तो ऑर्गन एग्जामिनेशन में सबसे पहले आता है ऑर्गन रिमूवल टेक्निक, मतलब ऑर्गन कैसे रिमूव करते हैं, किस सीक्वेंस में रिमूव करते हैं। तो सबसे पहला है ऑर्गन बाय ऑर्गन, इसको हम वर्चोस टेक्निक भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वन बाय वन ऑर्गन को रिमूव करते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, सबसे मोस्ट कॉमन होता है सबसे पहली बात, और इसमें हम हर ऑर्गन को डिटेल में स्टडी करते हैं। एक एक करके ऑर्गन वन बाय वन निकालते हैं और हर ऑर्गन की डिटेल स्टडी करते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसका, कैन नॉट स्टडी द इंटर ऑर्गन रिलेशनशिप, मतलब दो ऑर्गन के बीच में रिलेशनशिप को नहीं पढ़ पाते, हम स्टडी नहीं कर पाते। फिर दूसरा है एन मास या लेट्यूल्स टेक्निक बोलते हैं इसको, एन मास या लेट्यूल्स टेक्निक। और इसमें रिमूवल कैसे होता है ऑर्गन का, फ्रॉम टंग टू एनस एज अ सिंगल मास, मतलब एक सिंगल मास की तरह ऑर्गन को निकालते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या होता है कि हम इसमें इंटर ऑर्गन रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हैं, इंटर ऑर्गन रिलेशन को स्टडी कर सकते हैं। और ये रैपिड रिमूवल होता है जिसकी वजह से टाइम बचता है और डिटेक्ट करता है फीटस माल फॉर्मेशन को। ठीक है, इसमें हम इंटर ऑर्गन रिलेशनशिप के बारे में स्टडी कर सकते हैं और ये रैपिड रिमूवल होता है, इसकी वजह से टाइम बचता है और डिटेक्ट करता है फीटस के माल फॉर्मेशन को। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिफ़िकल्ट टू हैंडल। अब एक साथ अगर पूरा मास निकालना है तो हैंडल करने में डिफ़िकल्टी तो आएगी। फिर तीसरा है ब्लॉक या गॉन्स टेक्निक। गॉन्स टेक्निक में क्या होता है, इसमें हम ऑर्गन को रिमूव करते हैं एज अ सिंगल कैविटी, जैसे या तो सर्वाइको थोरैसिक कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी या यूरोजेनाइटल ब्लॉक को रिमूव करते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है कि ये ईजियर होता है एन मास की तुलना में, क्योंकि वहाँ पर हम पूरा एक सिंगल मास निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम एक एक कैविटी करके निकालते हैं। ठीक है, फिर चौथा है इन सिटू डाइसेक्शन, या इसको रॉकेटेंस्की टेक्निक भी बोलते हैं। इन सिटू में क्या होता है, यहाँ पर कोई ऑर्गन का रिमूवल नहीं होता है, नो ऑर्गन रिमूवल, इन सिटू ही सब कुछ काम होता है। ठीक है, बॉडी के अंदर। इसका एडवांटेज क्या है कि डिक्रीज द एक्सपोजर इन इन्फेक्शियस डिसीज़, जैसे कि HIV। अगर किसी के HIV की वजह से डेथ हो गई है तो इससे हम उसके एक्सपोजर को रोक सकते हैं, उसके कोई भी ऑर्गन को हम रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो याद रखना ऑर्गन बाय ऑर्गन को क्या बोलते हैं, वर्चॉस टेक्निक। इसमें वन बाय वन करके ऑर्गन निकालते हैं और इसमें लेकिन हम इंटर ऑर्गन रिलेशनशिप को पढ़ नहीं पाते हैं। दूसरा एन मास, इसको लेट्यूल्स टेक्निक बोलते हैं। इसको टंग से लेकर एनस तक सिंगल मास निकालते हैं, इंटर ऑर्गन रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ये डिफिकल्ट होता है हैंडल करना। तीसरा ब्लॉक्स या गॉन्स टेक्निक, इसमें सिंगल कैविटी निकालते हैं, जैसे सर्वाइको थोरैसिक या एब्डोमिनल कैविटी या यूरोजेनाइटल कैविटी, और ये थोड़ा ईजियर होता है एन मास की तुलना में।
फिर चौथा है इन सिटू डाइसेक्शन, जैसे रॉकेटेंस्की वाला, इसमें हम कोई ऑर्गन को रिमूव नहीं करते, इन सिटू ही रहता है सब कुछ। जैसे कोई किसी HIV पेशेंट की डेथ हो गई तो उस केस में हम एक्सपोजर को रोकने के लिए इन सिटू डाइसेक्शन करते हैं। फिर बात करते हैं ऑर्गन डिसेक्शन की। ऑर्गन डिसेक्शन में सबसे पहला आता है हेड डाइसेक्शन। हेड में सबसे पहले बात करते हैं स्कैल्प की। अब देखो, एडल्ट का स्कैल्प अलग होता है और फीटस का स्कैल्प अलग होता है। एडल्ट के स्कैल्प में हम कैसे डाइसेक्शन करते हैं, सबसे पहले बाई मैस्टॉइड इंसीजन लगाते हैं। बाई मैस्टॉइड इंसीजन इस तरह मैस्टॉइड प्रोसेस से, मतलब एक तरफ के मैस्टॉइड प्रोसेस से दूसरी तरफ अलॉन्ग दी वर्टेक्स। ठीक है, फिर इसमें दो फोल्ड जनरेट होते हैं, एक एंटीरियर फोल्ड और एक पोस्टीरियर फोल्ड। ठीक है, फिर फीटस की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। फीटस में दो मेथड होते हैं, एक बेनेकीज मेथड और एक बार्स मेथड। बेनेकीज मेथड में क्या होता है, इसमें दो बटरफ्लाई शेप के फ्लैप्स बनते हैं, दो बटरफ्लाई शेप के फ्लैप्स इस तरह देखो होता है, ऐसे और इस तरह। तो यहाँ पर दो बटरफ्लाई शेप के फ्लैप्स बनेंगे, एक तरफ इधर का होगा और दूसरा इधर साइड का होगा। ठीक है, और दूसरा है बार्स मेथड, इसमें 4 फ्लैप्स बनते हैं। देखो, एक ये वाला पोर्शन होगा और दूसरा इधर वाला पोर्शन होगा, तीसरा इधर वाला पोर्शन होगा और चौथा इधर वाला पोर्शन, मतलब 4 फ्लैप्स बनेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, स्कल वॉल्ट की बात करते हैं। तो स्कल वॉल्ट में इसका डाइसेक्शन मेथड क्या होता है। अब सबसे पहले हमने स्कैल्प हटा दिया, स्कैल्प के बाद स्कल वॉल्ट पे आते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक सॉ या स्ट्राइकर सॉ, मतलब हथौड़ी लेके इसको तोड़ते हैं। और यहाँ पर वी शेप का स्कल कैप ओपनिंग होती है, देखो ये वी शेप की ओपनिंग दिख रही है ना यहाँ पर। फिर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में क्या होता है, एग्जामिनेशन सैंपल्स फ्रेश वाला सबसे मोस्ट कॉमन होता है। और यहाँ पर हम फॉर्मेलिन फिक्स करते हैं सैंपल को, फिक्स्ड इन द 10% फॉर्मेलिन फॉर 2 to 3 वीक्स। ठीक है, हमने फ्रेशली सैंपल को निकाला और उसको फिर फॉर्मेलिन में फिक्स कर दिया, फॉर्मेलिन सैंपल में, और ये कब तक स्टोर रहता है, 2 to 3 वीक्स तक। फिर क्रेनियल कटिंग मेथड की बात करें तो क्रेनियल कटिंग मेथड में क्या करते हैं, वर्टिकली कट करते हैं ब्रेन को अलॉन्ग दी कोरोनल प्लेन, कोरोनल प्लेन के अलॉन्ग उसको वर्टिकली कट करते हैं। और ये सबसे मोस्ट रिलायबल होता है टू एग्जामिन द ब्रेन पैरेनकाइमल टिश्यू लीजन्स, मोस्ट रिलायबल टू एग्जामिन द ब्रेन पैरेनकाइमल लीजन्स। ब्रेन के पैरेनकाइमल में कोई लीजन्स होंगे तो उसको सबसे आसानी से रिलायबल एग्जामिन कर लेगा। फिर बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के डिसेक्शन की। स्पाइनल कॉर्ड का डिसेक्शन रूटीनली डन नहीं होता है, मतलब रूटीनली हम नहीं करते हैं। जब कोई सस्पेक्टेड लीजन होगा तब उस टाइम पर हम स्पाइनल कॉर्ड की डिसेक्शन करते हैं। और इसको डाइसेक्ट करने के 2 अप्रोच हैं, एक होता है एंटीरियर अप्रोच और दूसरा होता है पोस्टीरियर अप्रोच। एंटीरियर अप्रोच में प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम एंटीरियर इंसीजन करते हैं, फिर डिसेक्शन करते हैं थोरेक्स का, एब्डोमिनल कैविटी का, फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड का। और इसका एडवांटेज क्या होता है, टू एग्जामिन द नर्व रूट्स एंड डॉर्सल गैंग्लियन। ठीक है, नर्व रूट्स और डॉर्सल गैंग्लियन को एग्जामिन करने के लिए हम एंटीरियर अप्रोच यूज़ करते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिसेक्शन होता है, मतलब कि एंटीरियर एब्डोमिनल पहले उसमें डिसेक्शन करो थॉरेक्स का। और डिसएडवांटेज की बात करें तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिसेक्शन होता है, मतलब कि पहले हम थोरेक्स को डाइसेक्ट करते हैं, फिर एब्डोमेन कैविटी को डाइसेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है। वहीं पोस्टीरियर अप्रोच की बात करें तो इसमें एंटीरियर डाइसेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें हम डायरेक्टली ओपन करते हैं पोस्टीरियर साइड पे। और एडवांटेज क्या होता है, थोड़ा ईजियर होता है। और यहाँ पर सर्वाइकल कैनाल जो होता है स्पाइनल कॉर्ड, ये बेटर एक्सेसिबल हो जाता है और विजुअलाइज्ड होता है। और ये एक्सेस करता है कंटिन्यूटी ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो कंटिन्यूटी होती है उसको एक्सेस करता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं हार्ट के डिसेक्शन की। तो हार्ट के डिसेक्शन जो है 3 तरीके से हो सकता है। पहला इनफ्लो आउटफ्लो मेथड, सबसे मोस्ट कॉमन यही होता है। दूसरा है वेंट्रिकुलर स्लाइसिंग और तीसरा है सैंडविचिंग। इनफ्लो आउटफ्लो मेथड में क्या होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, मतलब जिस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में हम डिसेक्शन करते हैं। जैसे राइट एट्रियम का सबसे पहले, फिर ट्राइकस्पिड वॉल, मतलब ब्लड का मूवमेंट हो रहा है, डायरेक्शन हो रहा है फ्लो ऑफ ब्लड, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड, फिर पल्मोनरी वॉल में जाता है, फिर वहाँ से जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वॉल में, फिर मिट्रल वॉल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर आयोटिक वॉल से। तो मतलब जिस डायरेक्शन में ब्लड का मूवमेंट हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसी डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, डिसेक्शन करते हैं। ठीक है,
फिर बात करते हैं वेंट्रिकुलर स्लाइसिंग की। तो वेंट्रिकुलर स्लाइसिंग जो होता है वो शॉर्ट एक्सिस मेथड होता है। इसमें हम मल्टीपल कट्स लगाते हैं परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ हार्ट। अगर ये एक्सिस है हार्ट की तो इसमें हम मल्टीपल परपेंडिकुलर कट्स लगाते हैं इस तरह, ठीक है, मल्टीपल परपेंडिकुलर कट्स लगाते हैं। फिर तीसरा है सैंडविचिंग या इंट्राम्यूरल मेथड। इसमें हम मल्टीपल कट्स लगाते हैं अलोंग दी मसल प्लेन, हॉरिजॉन्टल कट पैरेलल टू दी एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कट लगाते हैं जो कि एक्सिस के पैरेलल होता है। और यहाँ पर डिटेक्ट क्या करते हैं, कोई इन्फार्क्ट या कोई फाइब्रोटिक प्लैक्स हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया सैंडविचिंग। वर्टिकुलर में क्या करते हैं, मल्टीपल कट्स लगाते हैं परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ हार्ट। और सैंडविचिंग में क्या करते हैं, मल्टीपल कट्स लगाते हैं अलोंग दी मसल प्लेन, मतलब हॉरिजॉन्टल पैरेलल कट पैरेलल टू द एक्सिस। फिर आगे बढ़ते हैं, स्टमक के डिसेक्शन की बात करते हैं। तो स्टमक के डिसेक्शन में डबल लाइगेशन मेथड यूज़ करते हैं, डबल लाइगेशन, ठीक है। डबल लाइगेशन में क्या होता है, देखो ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 लाइगेशन बांध देते हैं इसको। लाइगेट मतलब क्या होता है, मतलब बांधना रस्सी से या फिर कोई चीज़ से। फिर हम कट लगाते हैं बिटवीन द 2 लाइगेचर, इन्हीं दोनों लाइगेचर के बीच में हम कट लगाते हैं, ठीक है। पहले हमने 2 लाइगेचर बांध दिए, एक कार्डियक एंड पे, एक पाइलोरिक एंड पे। फिर दोनों लाइगेचर के बीच में हम कट लगाते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स, ठीक है। और इसको प्रिजर्व करते हैं फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। और इंसीजन कहाँ पर लगाते हैं, अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग इंसीजन लगाते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और मैंगेस्ट्रेस क्या होता है, मैंगेस्ट्रेस में इन एसिड कंजप्शन एरिया ऑफ मैक्सिमम डैमेज इज़ लेसर कर्वेचर, मतलब अगर एसिड का कंजप्शन हो जाए तो जब से मैक्सिमम एरिया कौन सा डैमेज होता है, लेसर कर्वेचर का। तो हम इंसीजन भी कहाँ पर करते हैं, लेसर कर्वेचर में, ठीक है, मैंगेस्ट्रीज में। वरना नॉर्मली इंसीजन कहाँ पर करते हैं, अलोंग दी ग्रेटर कर्वेचर। फिर बात करते हैं विसरल ऑर्गन्स की। तो विसरल ऑर्गन्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे किडनी, लीवर, स्प्लीन, इनके डिसेक्शन की बात करें तो इसमें कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ब्रेड लोफिंग मेथड, मतलब मल्टीपल पैरेलल कट्स। तो इसका नोट क्या है, सैंपल प्रिजर्व्ड फॉर डीएनए इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, सैंपल को प्रिजर्व करते हैं फॉर डीएनए इन्वेस्टिगेशन। और अगर डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है, किसका डिकम्पोजिशन नहीं, देखो सैंपल प्रिजर्व फॉर डीएनए इन्वेस्टिगेशन, सैंपल को प्रिजर्व करते हैं फॉर डीएनए इन्वेस्टिगेशन। और किसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ब्लड का। और किसका अर्ली डिकम्पोजिशन हो जाता है, मसल और स्प्लीन का। और किसका लेट डिकम्पोजिशन होता है, बोन्स का और टीथ का। लास्ट ऑर्गन टू डिकम्पोज टीथ होता है, ठीक है, लास्ट ऑर्गन टू डिकम्पोज। और क्या, हेयर और रूट्स, हेयर रूट्स, ठीक है। मतलब इन सबका जो है डिकम्पोजिशन लेट होता है। सबसे लास्ट में किसका डिकम्पोजिशन होता है, टीथ का, क्योंकि इसमें इनेमल का डिपोजिशन होता है ना। तो ये सब हो गए सैम्पल्स। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्सह्यूमेशन की। एक्सह्यूमेशन को हम और क्या बोलते हैं, डिसइंटरमेंट, डिसइंटरमेंट। इंटरमेंट का मतलब क्या होता है, बरीइंग, ठीक है। तो डिसइंटरमेंट का मतलब क्या हुआ, बरी मतलब बाहर निकालना। बरीइंग का मतलब क्या होता है, गाड़ना। और डिसइंटरमेंट का मतलब उसको बाहर निकालना, मतलब लॉफुल डिगिंग आउट ऑफ ऑलरेडी बरीड बॉडी, ठीक है। जो बॉडी ऑलरेडी बरीड है उसको बाहर निकालना कानूनी रूप से, तो उसको बोलते हैं एक्सह्यूमेशन। और इसको कौन ऑथराइज करता है, मैजिस्ट्रेट, अंडर सेक्शन 196(4) BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। टाइम लिमिट कितनी होती है, इंडिया में कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं होती है। सुपरवाइज़र कौन कौन होते हैं, मैजिस्ट्रेट, पुलिस, डॉक्टर, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमन टाइम कौन सा होता है इसको निकालने का, एक्सह्यूमेशन करने का, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग में ऐसा क्यों करते हैं अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि जो चेंजेस होते हैं बॉडी में वो ईजिली विजुअलाइज हो जाते हैं डे लाइट में, बेटर विजुअलाइज होते हैं। और यहाँ पर हम सॉइल सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और कितने सैंपल लेते हैं, 6 सैंपल लेते हैं फ्रॉम दी बॉडी और एक कंट्रोल सैंपल लेते हैं फ्रॉम दी सॉइल। 6 सैंपल कहाँ कहाँ से लेते हैं, एंटीरियर साइड से, पोस्टीरियर साइड से, सुपीरियर से, इन्फीरियर से, राइट से और लेफ़्ट से। हर तरफ के सॉइल को हम कलेक्ट करते हैं। और कितना ग्राम लेते हैं, मोर देन 500 ग्राम ईच, ठीक है। और एक कंट्रोल सैंपल लेते हैं टू रूल आउट पोस्टमार्टम इम्बाइबिशन। पोस्टमार्टम इम्बाइबिशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मेटेलिक पॉइजन फ्रॉम द सॉइल
इनटू द बॉडी पोस्ट डेथ। ठीक है, डेथ के बाद जो बॉडी होती है वो सॉइल से मेटेलिक पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसी को बोलते हैं पोस्टमार्टम इम्बाइबेशन। और सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? आर्सेनिक। और जब पॉइजनिंग होती है, इन केस ऑफ पॉइजनिंग, जो आर्सेनिक का अमाउंट होता है वो बॉडी में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉयल, क्योंकि बॉडी जो है वो मेटेलिक पॉइजन को एब्जॉर्ब कर चुकी है। और वहीं पोस्टमार्टम इम्बाइबेशन में क्या होता है? आर्सेनिक मतलब जो सैंपल हमने कंट्रोल सैंपल लिया उसमें क्या होता है? आर्सेनिक जो है सॉइल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बॉडी, मतलब ये होना चाहिए था। लेकिन पॉइजनिंग के केस में क्या होता है? आर्सेनिक बॉडी में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉइल। ठीक है, तो ये होता है एक्सहमेशन, मतलब कि जो बॉडी ऑलरेडी बरीड है उसको बाहर निकालना, डिगिंग आउट। और इसको कौन करवाता है? मैजिस्ट्रेट करवाता है। और टाइम लिमिट क्या है? इंडिया में कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसको हम कितने भी साल बाद भी करवा सकते हैं। और सुपरवाइज कौन करता है? मैजिस्ट्रेट करता है, पुलिस और डॉक्टर। और एक्सहमेशन करने का टाइम क्या होता है? इसको मोस्टली अर्ली मॉर्निंग में करते हैं। क्यों? क्योंकि डे लाइट में जो चेंजेस होते हैं वो ईजिली विजुअलाइज हो जाते हैं। और यहाँ पर हम 6 सॉइल सैंपल लेते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, राइट और लेफ्ट, और हर कितना? मोर देन 500 ग्राम ईच। और एक कंट्रोल सैंपल लेते हैं जिससे हम रूल आउट कर सकें पोस्टमार्टम इम्बाइबेशन को। पोस्टमार्टम इम्बाइबेशन क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ मेटेलिक सॉइल फ्रॉम दी एब्जॉर्प्शन ऑफ मेटेलिक पॉइजन फ्रॉम द सॉइल इनटू दी बॉडी पोस्ट डेथ, मतलब मरने के बाद जो बॉडी सॉइल से मेटेलिक पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेती है उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम इम्बाइबेशन। और ये मोस्ट कॉमनली कौन सा मेटल होता है? आर्सेनिक। पॉइजनिंग के केस में आर्सेनिक जो है बॉडी में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सॉइल। और पोस्टमार्टम मतलब जो कंट्रोल सैंपल लिया उसमें क्या होना चाहिए कि सॉइल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आर्सेनिक बॉडी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ऑन माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू सो मच।